एंजाइम्स का चैप्टर है हमारे पास आज और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कंप्लीट डिस्कशन आपने अटेंड करनी है और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होगा तो पूछेगा। और यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बार बार आपके एमडी कैट में नम्स में रिपीट होते हैं, इस वजह से इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना। और हमारे इस यूनिट के अंदर हमारे मैक्सिमम जो काम है, यानी कि इसके अलावा आपका एंजाइम्स में से और सवाल नहीं आने वाला, क्योंकि एक छोटा यूनिट है और हमने यहाँ पे उसके 50 क्वेश्चंस करने हैं और सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट। जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। hormones and antibodies, enzymes and substrate, enzymes and coenzymes, substrates and products। तो आप जानते हैं कि जो बार बार यूज हो सकते हैं वो है इंजाइम एंड कोएंजाइम। इंजाइम और कोएंजाइम दोनों के दोनों ऐसे कंपोनेंट हो जिनको बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे हार्मोन्स और एंटीबॉडीज हैं, ये जब यूज होती हैं तो यूज होने के बाद जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, यानी ये बार बार जो है वो हमारे पास यूज होके हमें दोबारा अगेन इनकी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। अब जो सबस्ट्रेट है, आप जानते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इंजाइम और को इंजाइम जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इस वजह से हम ये देखते हैं, दिस इज द रीजन कि इनकी स्मॉल क्वांटिटी जो है दैट इज इनफ फॉर द रिएक्शन। इसकी वजह ही यूज, बिकॉज दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है इंजाइम्स एंड को इंजाइम। क्वेश्चन नंबर 2, Who was the first scientist to discover an enzyme diastase? एक तो याद रखना है कि पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, डाइएस्टेज एंजाइम था 1883 में। तो किसने डिस्कवर किया? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। 4 साइंटिस्ट आपके सामने लिखे हुए, इन सेल्मे पायन, विलियम कोने, एडवर्ड बकनर और जेम्स बी समनर। तो इसमें जो करेक्ट है वो है इन सेल्मे पायन। इसने एंजाइम को पहली दफा, पहला एंजाइम जो डिस्कवर किया डाइएस्टेज, ये इसने डिस्कवर किया। बाकी जो साइंटिस्ट है उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, लाइक विलियम कोने जो है, he used the term enzyme। इसने इंजाइम की टर्म को यूज किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इंजाइम जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है लिवेंट, और ये यीस्ट से फर्स्ट टाइम जो है वो लिया गया था। तो ये जो कोहनी ने ये यीस्ट पे काम करा था और उस वक्त इसने जो टर्म इंजाइम की यूज की। एडवर्ड बकनर जो है ये भी साइंटिस्ट जिसका इंजाइम के साथ ही जो है वो लिंक है, और इसने यीस्ट को एक्सट्रैक्ट किया और यीस्ट का एक्सट्रैक्ट यूज किया, और वहां से, क्योंकि यीस्ट में बहुत सारे एंजाइम जो फर्मेंटेशन के लिए यूज होते हैं, तो ये एडवर्ड बकनर ने। और जेबी समनर जो है ये भी क्योंकि एंजाइम से रिलेटेड है, ही क्रिस्टलाइज्ड यूरिएज एंजाइम। इसने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया। तो ये चारों साइंटिस्ट के नेम्स और साथ इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, how enzymes are secreted in inactive form to protect the cell membrane, mitochondria, cell protein and cells DNA। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हम जब प्रोड्यूस करवाते हैं तो मोस्टली जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं वो इंजाइम्स वो होते हैं जो कि प्रोटीएज इंजाइम है। इसकी वजह है कि हमारा बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है मोस्टली वो प्रोटीन से बना हुआ है। इस वजह से हमें सेल प्रोटीन को प्रोटेक्ट करना होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंजाइम इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि एक एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, तो वो भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में आता है। इसी तरह से एक एंजाइम जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, पेप्सिनोजिन, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों के लिए हम जो वर्ड है, हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रो एंजाइम, यानी जो इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम होती है उसको प्रो एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद इन्होंने पेप्सिनोजिन ने पेप्सिन ने और ट्रिप्सिनोजिन ने ट्रिप्सिन कन्वर्ट होना है और एक्टिव होना है। तो इसमें सेल प्रोटीन है वो करेक्ट आंसर है। Question number 4 is, enzyme lowers the activation energy by stabilizing the transition state, by stabilizing the final state, increasing the kinetic energy, stabilizing the initial state। तो सवाल यह है कि एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन रेट को कम करते हैं। अल्फा इसमें करेक्ट है, स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट को फैसिलिटेट करते हैं, और इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि उनके लिए जो एनर्जी बैरियर है वो कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जी हमारे पास 2 केस हैं, मैं कहता हूं कि एक ऐसा केस है जिसमें इंजाइम नहीं है, विदाउट इंजाइम। इंजाइम अगर नहीं है तो भी रिएक्शन हो सकता है। इसकी वजह यह कि इंजाइम जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, इंजाइम के बगैर भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इंजाइम के बगैर रिएक्शन होगा तो मैं यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर बना रहा हूं, तो ये हमारे पास एक एनर्जी बैरियर, और सबस्ट्रेट जो है उसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, और यहाँ पर एनर्जी बैरियर जो है वो बहुत बड़ा है, इंजाइम नहीं है। अब यहाँ सबस्ट्रेट है, लाइक मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट जो है वो 100 सबस्ट्रेट्स हैं,
अब इन 100 सबस्ट्रेट में से जो एनर्जी है, जो इसको इतनी एनर्जी के वो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके इनको एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस स्टेट को अचीव करने के लिए उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और हो सकता है कि इन 100 में से सिर्फ 3 के पास ये एनर्जी हो कि वो उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो अब देखें यहाँ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बनी। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 सबस्ट्रेट थी, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ 3 बनी है। सो इंजाइम के बगैर रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन इंजाइम के बगैर रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो है, यहाँ जैसे आपको नजर आ रहा है। तो दो चीजें यहाँ पता चली आपको, एक तो कि इंजाइम के बगैर भी रिएक्शन हो सकता है, दूसरी बात कि इंजाइम अगर नहीं होते इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत स्लो होता है। अब दूसरा केस जो है वो ये है कि इंजाइम अगर आ जाए, लाइक मैं कहता हूँ विद इंजाइम्स, तो जैसे ही इंजाइम आएंगे उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो जो एनर्जी बैरियर है वो रिड्यूस हो जाएगा, लाइक दिस ये। तो आप देखें कि अब जो एनर्जी बैरियर है वो बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजाइम ने आके एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर मैं जैसे पहले बात की है कि 100 सबस्ट्रेट हैं, अब उनकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज कर दिया। अब ये सबस्ट्रेट इजीली उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो अब वो जो प्रोडक्ट्स बन रही है वो 97 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, यानी बहुत से सबस्ट्रेट जिनके पास कम एनर्जी भी थी वो भी उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर गए और वो प्रोडक्ट बना ली। सो इट मींस दैट कि जब इंजाइम आ जाते हैं तो रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाते हैं, स्पीड अप रिएक्शन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंजाइम के बगैर और इंजाइम के साथ। तो अब इंजाइम कैसे फैसिलिटेट करते हैं सबस्ट्रेट को, ये नहीं है कि वो सबस्ट्रेट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या सबस्ट्रेट को कोई एनर्जी देते हैं जिससे रिएक्शन जो है वो होता है, बल्कि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। और ये फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें है कि एंजाइम स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये एक्स है, ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, पॉइंट ऑफ डीनेचुरेशन, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और पॉइंट ऑफ इनएक्टिविटी। अब ये शो कर रहा है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं वी मैक्स, ये भी आपने याद रखना, वी मैक्स पॉइंट ऑफ सेचुरेशन को। और यहाँ पर मैक्सिमम इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम। और इस वी मैक्स, अब यहाँ इंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम लाइक इस जगह पर ये, अब इधर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, इधर को इंक्रीज करिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब इस वी मैक्स का अगर मैं हाफ कर लूं, ये कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इसमें आना भी है एक सवाल, दिस इज द हाफ ऑफ वी मैक्स। तो वी मैक्स का जो हाफ होता है उसको हम कहते हैं के एम, माइकलस मेंटन एक कांस्टेंट कहते हैं इसको, के एम। तो के एम वैल्यू की हम यहाँ पे बात करते हैं, हाफ ऑफ द वी मैक्स। अब इसका मतलब ये है कि जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि के एम किस चीज को शो कर रहा है। जो के एम है वो अफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ अफिनिटी को शो करता है। अब के एम की एक वैल्यू होती है, अब दो चीजें यहाँ पे होती है। इसका मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है तो इसका मतलब है कि अफिनिटी ज्यादा हो, सबस्ट्रेट की अफिनिटी ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो अफिनिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ वो लो होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे ये होगा। अब देखें, एक दो रिएक्शन यहाँ पे लिखूंगा, उसमें एक मैं रिएक्शन ये लिख रहा हूँ कि इंजाइम वी मैक्स पे पहुंच रहे हैं लाइक दिस, ये ग्रीन में मैं शो कर रहा हूँ, दैट इज अ इंजाइम ए। और दूसरा मैं यहाँ पर शो करता हूँ ये ये है इंजाइम बी। दो इंजाइम ले लेते हैं। अब इस तरफ हमने ले ली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखें यहाँ पर जो इंजाइम ए है उसके अंदर जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो यहाँ पे आ गई, मैक्सिमम एक्टिविटी। इसका मतलब है कि इंजाइम ए की जो वी मैक्स है वो इस जगह पर है, और इंजाइम ए का वी मैक्स यहां पर है, इंजाइम जो बी है उसका वी मैक्स यहां पर है। इसका मतलब है कि अगर मैं उसका ले रहा हूं वी मैक्स तो वो हमें इधर मिल रहा है। तो इंजाइम ए ने कम सबस्ट्रेट पे वी मैक्स अचीव कर लिया, यानी यहां पर देखिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और इंजाइम बी ने हाई सबस्ट्रेट पर जो है वो वी मैक्स अचीव किया, मैक्सिमम एफिशिएंट। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंजाइम ए की सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा अफिनिटी थी,
इस वजह से उसमें सेचुरेशन जल्दी हो गई, और एंजाइम बी की सबस्ट्रेट के साथ कम अफिनिटी थी, इस वजह से ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने पड़े, तब जाके उसकी सेचुरेशन हुई। तो यहाँ पर देखें, यहाँ सबस्ट्रेट कितने हैं, लाइक मैं कहता हूं कि यहां से मैं शुरू कर लेता हूँ, 0 2 4 6 8 10 12, यानी 12 सबस्ट्रेट दिए एंजाइम बी को तो सेचुरेशन हुई। लेकिन एंजाइम ए को कितने सबस्ट्रेट दिए तो सेचुरेशन होगी, 8 सबस्ट्रेट दिए तो सेचुरेशन होगी मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि एंजाइम ए की सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा अफिनिटी है, तो इस वजह से एंजाइम ए की केएम वैल्यू कम होगी। अब केएम वैल्यू कैसे कम होगी, मैं अब इसका हाफ करता हूँ, वी मैक्स का, ये जी हाफ। तो इसका मतलब है कि इसकी हाफ वैल्यू जो है वो कम होगी। और एंजाइम जो है वो बी का अगर मैं हाफ करूं, तो हाफ कहाँ बनता है, ये यहां तकरीबन हाफ बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर केएम वैल्यू ज्यादा है, तो एंजाइम ए की केएम वैल्यू क्या होगी, लो केएम, और एंजाइम बी की जो केएम होगी वो हाई होगी। तो केएम हाई है तो इफिनिटी कम है सबस्ट्रेट के साथ, केएम लो है तो इफिनिटी ज्यादा है सबस्ट्रेट के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि एंजाइम सेचुरेशन की, हम एंजाइम सबस्ट्रेट अफिनिटी की बात करते हैं, तो आपने इस वजह से इसको लाजमी जो है वो लर्न करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच टू द एक्टिव साइट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, कोवलेंट बॉन्डिंग और बोथ ए एंड बी। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलेगी, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वेंडरवॉल्फ फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड्स, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। या मैं मजीद भी लिख देता हूँ, आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, और एक हम वर्ड यूज करते हैं, आप पढ़ते भी होंगे फिजिक्स में, वेंडरवॉल्फ फोर्सेस, ये एक अट्रैक्शन होती है सिंपली, बट नॉट द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान जो होते हैं वो वीक यूनियंस होते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये किसके दरमियान हो सकता है, ये हो सकता है बिटवीन एंजाइम एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर, क्योंकि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है, वो वहां से अलहदा नहीं होता, और वो एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस इस तरह से अटैच होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी इज डिनोटेड बाय ए ई ए सी ई ई ए ई ए सी। इसमें जो सिंबल है वो है ई ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये एग्जैक्ट ए नहीं लिखना, ई ए आपने लिखना है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाई हीट कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी इन द लिविंग सिस्टम, हीट में डीनेचर्ड एंजाइम्स, हीट में डेसिकेट द लिविंग मैटर, हीट में विल नॉट बी अवेलेबल इन द विंटर, हीट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। सो हम हीट इस वजह से नहीं यूज कर सकते क्योंकि हीट एंजाइम को डीनेचर कर देती है। हम जानते हैं कि एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाती है, उनकी एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, और उसके रिजल्ट में उनकी जो फंक्शनिंग है वो खत्म हो जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, पिक अप द वन दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी जिसके बगैर गुजारा हो सकता है। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, दे डू नॉट इनिशिएट बट एक्सेलरेट द बायोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पहली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह है राइबोजाइम। आप जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर हो, कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं, एक ग्रुप है एंजाइम का, आरएनए बेस्ड एंजाइम, तो ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कैटालिटिक आरएनए। राइबोजाइम ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है, ट्रांसलेशन में। और अगर हम इसमें देखें तो अमाइनो एसिड्स की जो उसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होना है, पेप्टिडाइल ट्रांसफिरेज उसको हम कहते हैं, वो एंजाइम काम करता है। तो ये एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफिरेज। तो ये प्रोटीन नेचर का एंजाइम नहीं है। तो आ सकता है सवाल कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन नेचर का है, कौन सा एंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन नेचर का है। तो नॉन प्रोटीन नेचर एंजाइम राइबोसाइंस होता है। 10th क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इज एन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर फॉर द एंजाइम अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, डीहाइड्रोजिनेज और हेक्सोकाइनेज। अब देखें इसमें जो हमारे पास इंजाइम्स, आपके डिफरेंट इंजाइम्स यूज हुए हैं बुक के अंदर, और साथ कोफैक्टर्स भी कुछ मेंशन किए हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा कोफैक्टर जो है वो किस इंजाइम के साथ काम करता है। जैसे अगर हम हेक्सोकाइनेज इंजाइम की बात करें तो इसके साथ जो है वो मैग्नीशियम जो है वो काम कर रहा है। जहां पर भी काइनेज इंजाइम यूज हुआ है वहां पर मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर के तौर पे काम करेगा। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोटेसिस इंजाइम यूज होंगे,
ये भी आ सकता है फॉस्फेटेसिस, तो यहाँ पर मैग्नीशियम काम करता है। फिर हेक्सोकाइनेज के साथ पाइरुवेट फॉस्फोकाइनेज भी आ सकता है, फॉस्फोकाइनेज, यहाँ भी आपको जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम मिलेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के जो कोफैक्टर हैं वो एंजाइम्स के साथ यूज होते हैं। आपकी बुक में 4 कोफैक्टर दिए, आपको उनका कम से कम जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं। 11th क्वेश्चन है, जिंक इज एन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर फॉर द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अमाइलेज और यूरिएज। तो जिंक जो है वो एक कोफैक्टर है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। आप जानते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला के कार्बोनिक एसिड भी बनाता है, और साथ ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने में भी काम करता है। तो ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वहां हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ता है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़कर कार्बोनिक एसिड वहां पर भी काम करता है। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो मिलता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ साथ एक और एंजाइम है जो कि आपकी बुक में मेंशन भी है, वो है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम भी हमारे पास, इसके अंदर भी जिंक जो है वो कोफैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 12th क्वेश्चन है, which of the following inorganic element will serve as a cofactor for enzyme cytochrome oxidase? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए कौन सा कोफैक्टर है? कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये सारे ही हैं, तो इसके अंदर कॉपर आ जाएगा। तो कॉपर जो है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए कोफैक्टर काम करता है, ये भी आपने लाजमी याद रखना और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13th question is, enzymes are denatured at low temperature only, high temperature only, both low and high temperature, और temperature does not affect on enzyme? तो आप जानते हैं कि डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर के अंदर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं लेकिन डीनेचर्ड नहीं होते। तो ये भी याद रखना, एंजाइम एक्टिविटी स्लो होगी, काम नहीं करेंगे, लेकिन डीनेचुरेशन सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही होती है। 14th क्वेश्चन है, विच फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम? विटामिन, प्रोटीन, मेटल्स और कार्बोहाइड्रेट। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो विटामिन होते हैं ये कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल का काम करें। ये भी सवाल कई दफा पेपर में रिपीट हुआ है। 15th question है, which statement is correct about lock and key model? Specific enzyme can transport only specific substrate. Active site of an enzyme is non-flexible structure. Active site does not change before, during or even after the reaction. It explains the mechanism of every chemical reaction. तो उसने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है? ये डेल्टा इनकरेक्ट है। इसमें आप जानते हैं कि तमाम एंजाइम इस रिएक्शन पे काम नहीं करते। और कौन से एंजाइम जो है वो इस पे काम करते हैं? आप जानते हैं एंजाइम 2 तरह के होते हैं। जो लॉक एंड की मॉडल पे काम करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। अब नॉन रेगुलेटरी एंजाइम जो है वो कौन कौन से हैं? लाइक मैं कहता हूं कि एक एंजाइम सुक्रेज है, ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पे एक्ट करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में। इसके अलावा ये किसी और रिएक्शन में यूज नहीं हो सकता। तो लॉक एंड की मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स को। लेकिन अगर हम बात करें इंड्यूस फिट मॉडल की, जो कि एक मॉडिफाइड मॉडल है, वो काम करता है जिसको हम कहते हैं कि रेगुलेटरी एंजाइम को एक्सप्लेन करता है। रेगुलेटरी एंजाइम भी कह सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है एलोस्टेरिक एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होते हैं जो ज्यादा रिएक्शन में यूज हो सकते हैं? जैसा कि यहाँ मैं इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताई, एक एंजाइम अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया कि 2 जगह यूज हो रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एक रेगुलेटरी या ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ सकता है और ये कार्बन और डाइऑक्साइड और वाटर को भी आपस में रिएक्ट करवा सकता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने लर्न करना है। 16th क्वेश्चन है, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज लो देन द सबस्ट्रेट pH and temperature value are equal to the requirement, then which of the following will increase the rate of reaction? तो एक याद रखनी है बात, की वर्ड वो ये है कि जो चीज कम होगी उसके बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर उसने कहा एंजाइम और लो तो इसका मतलब है एंजाइम कंसंट्रेशन को ही इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो कहेगा सबस्ट्रेट ज्यादा है तो फिर सबस्ट्रेट अगर कम है तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर जो चीज ज्यादा है, अगर वो कहते हैं कि इफ देयर आर अनलिमिटेड एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट बहुत ज्यादा है, मैं लिख देता हूं, इफ देयर इज अनलिमिटेड एक्टिव साइट, इसका मतलब है कि अब एंजाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अब किसको बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? अब हम एंजाइम को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा सकते, अब हमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो जो चीज लिमिटेड होगी उसके बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 17th क्वेश्चन है, द टर्म जाइमोजिन
इज यूज्ड फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, एक्टिव एंजाइम और ट्रिप्सिन। तो अभी मैंने एक टर्म ऊपर पढ़ी थी प्रो एंजाइम, उसी तरह की ये टर्म जाइमोजिन भी हम इसको कहते हैं। सो ये एक इनएक्टिव एंजाइम के लिए वर्ड यूज होता है, जैसे पेप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, और अभी मैंने आपको एक वर्ड इसके लिए बताया प्रो एंजाइम। तो ये भी आपने याद रखना है जी। 18th क्वेश्चन हमने पढ़ा, इसमें विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केएम वैल्यू इज करेक्ट। मैंने ऊपर आपको केएम का बड़ी डिटेल में बता दिया है। तो ऑप्शन क्या है, केएम इज द मेजर ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ए लो केएम इंडिकेट हाई अफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केएम इज अफेक्टेड बाय एंजाइम कंसंट्रेशन, केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। बाकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, और केएम जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को शो करती है, एंजाइम कंसंट्रेशन को मेजर नहीं करती कि कितने सबस्ट्रेट देने पड़ेंगे एंजाइम सैचुरेशन के लिए। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि लो केएम इंडिकेट हाई अफिनिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम। ऊपर जो है मैंने ये कॉन्सेप्ट इसका डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसी पेपर के अंदर। और अगर आ जाए हाई केएम इंडिकेट द लो अफिनिटी फॉर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर दो एंजाइम की केएम वैल्यू आपको बता दे तो और पूछे कि बताएं इसमें किसके साथ किस किस अपने सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी ज्यादा होगी, तो आपने देखना है जिसकी लो वैल्यू होगी उसकी अफिनिटी ज्यादा है, जिसकी हाई वैल्यू है केएम उसकी अफिनिटी कम होती है। 19th क्वेश्चन है, आइसोमेरेसिस और द एंजाइम्स दैट कैटलाइज द एडिशन और रिमूवल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और इन्वॉल्वड इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मॉलिक्यूल, फैसिलिटेट द रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड, एड इन द फॉर्मेशन और ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। आइसोमरेज जो होते हैं वो आइसोमराइजेशन करते हैं। और आइसोमराइजेशन क्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि एल्डो कीटो में चेंज हो जाए, कीटो एल्डो में चेंज हो जाए। शुगर में अगर मैं आ जाऊं कि लाइक मैं कहता हूं कि एक जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने इसमें पढ़ा हुआ है। सो दैट विल सिंपली फैसिलिटेट द रीअरेंजमेंट ऑफ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को रीअरेंज करते हैं, और ये आइसोमरेसिस होती है। बहुत सी जगहों पर ये एंजाइम यूज हो चुके हैं। 20th क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस और द क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द एडिशन और रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप और इन्वॉल्वड इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मॉलिक्यूल, फैसिलिटेट द रीअरेंजमेंट ऑफ द केमिकल बॉन्ड, एड्स इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस जो है वो सिंपली क्या करते हैं, वाटर को ऐड करके हाइड्रोलाइसिस जो है वो करवाते हैं। ये इसके अंदर करेक्ट है। तो बहुत सारे एंजाइम है जो कि आइसोमेरेज हाइड्रोलाइसिस के तौर पे काम करते हैं, जैसे अमाइलेज जो है ये भी हाइड्रोलाइसिस है। फिर इसके अलावा सुक्रेज जो है ये भी हाइड्रोलाइसिस है। फिर प्रोटीएज जो होता है वो भी हाइड्रोलाइसिस है। फिर लाइपेज भी हाइड्रोलाइसिस है। ये सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे ट्रिप्सिन में लिख दूं ये भी हाइड्रोलाइसिस है, फिर मैं पेप्सिन लिख देता हूँ ये भी हाइड्रोलाइसिस। तो ये सारे के सारे किसी चीज की हाइड्रोलाइसिस करवा के अगर ब्रेक करें तो उसको हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम की डिफरेंट कैटेगरीज आपको बताई नहीं थी, जिसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज था जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज होते हैं। फिर ट्रांसफेरेज अभी हमने पढ़ा कि किसी एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। और हाइड्रोलेज का मैंने आपको बता दिया। लाइएज एंजाइम एक होता है जो कि हाइड्रोलिसिस के बगैर किसी चीज की ब्रेक डाउन करते हैं। हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज जो होता है वो एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हिस्टिडीन को ब्रेक करते हैं, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामाइन बनते हैं, उनको लाइएजिस कहते हैं। आइसोमरेसिस मैंने बता दिया आइसोमराइजेशन करते हैं। फिर एक लाइगेजिस एंजाइम है जो कि दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जैसा कि पॉलीमरेज जो होते हैं डीएनए आरएनए वो लाइगेजिस होते हैं। तो ये एंजाइम्स के डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं ये मैंने लेक्चर के दौरान आपको पढ़ाई थी। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी या कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर से उस लेक्चर को सुन लें। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कौन सा है, अमाइलेज, डीएनए पॉलीमरेज, कैटलेज और प्रोटीएज। तो इनमें से आपको जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम मिल रहा है वो कैटलेज है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। इसके अलावा एक और ऑक्सीडो रिडक्टेज में एंजाइम लिखते तो आपकी बुक से ही, वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये आपकी बुक में कई जगह यूज हुआ है। तो ये एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि अमाइलेज है, अमाइलेज की कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, हाइड्रोलेज है ये। फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है ये लाइगेज कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, और प्रोटीएज जो है ये भी हाइड्रोलेज आ जाएगा। तो 6 कैटेगरी है एंजाइम की, इनकी क्लासेस, और अलग से एक लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था और जो उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज जो है वो लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम प्रोड्यूस्ड। अब एपोएंजाइम और कोएंजाइम क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कोफैक्टर इसके अंदर ऐड हो गया है, एक्टिवेट हो गया एंजाइम, तो इसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। अगर रिमूव कर देंगे तो एपोएंजाइम बन जाएगा। एंजाइम में से अगर कोएंजाइम या कोफैक्टर रिमूव कर दें। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, यूजुअली इन नेचुरल कंडीशन द सबस्ट्रेट इज ऑलवेज हायर देन द एंजाइम, the enzyme is always higher than the substrate is always lower than the enzyme, the substrate is always inversely proportional to the substrate। तो इसमें जो यूजुअल कंडीशन होती है उसमें सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम से ज्यादा होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से जो लर्न कर लेना है।
24 है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज इंजाइम कोएंजाइम एक्टिविटी? कैल्शियम, पोरफायरिन, NAD, ऑल और करेक्ट। तो इसमें जो कोएंजाइम एक्टिविटी हमें मिल रही है वो NAD के अंदर, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और आप जानते हैं कि ये एक बहुत कॉमन कोएंजाइम है दैट यूज्ड इन सेवरल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस। आपकी बुक के अंदर बायोएनर्जेटिक्स में आपने इसी एंजाइम को यूज किया है जो ऑक्सीडेशन भी करवा रहा है और रिडक्शन भी करवा रहा है, और ये एक कोएंजाइम के तौर पे काम कर रहा है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ मोस्टली ये यूज होता है ऑक्सीडेशन। 25th question है, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली, राइबोजाइम कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, ओनली RNA, बोथ A एंड C। अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये सिर्फ RNA होते हैं, ये RNA बेस्ड एंजाइम है, यानी ये ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर के नहीं है। 26 क्वेश्चन है, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव, यानी जब उसको रिमूव करेंगे तो वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एपो एंजाइम। और अगर ऐड कर देंगे वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा एक्टिविटी, उसको होलो एंजाइम कहेंगे। 27th क्वेश्चन है, एडिंग करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम टू द एपो एंजाइम विल रिस्टोर एंजाइम एक्टिविटी, एक्सपीड एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिट और पुल्स डाउन एंजाइम एक्टिविटी। तो अभी मैंने ये टर्म यूज की कि ये रिस्टोर कर देगा एक्टिविटी, तो एपो एंजाइम जब होलो एंजाइम बन जाएंगे तो वो फिर से फंक्शनल हो जाएंगे। 28th क्वेश्चन है, द एंजाइम इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस और फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे, रेस्पिरेशन वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे, प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होंगे। 29th क्वेश्चन है, एंजाइम लोअर्स द डैश ऑफ द रिएक्शन, पीएच, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर और स्पीड। तो आप जानते हैं एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। 30 नंबर है, द एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस किए बगैर किसी चीज की ब्रेकडाउन करें, वो एंजाइम की क्लास क्या लाइएसिस है, ट्रांसफेरेसिस है, हाइड्रोलिसिस है और आइसोमेरेसिस है। तो ये लाइएसिस है। तो लाइएसिस एंजाइम में एक बहुत कॉमन एंजाइम है, मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूं, पहले मैंने इसका बताया भी वर्बली, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। जो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, ये एक्ट करता है हिस्टिडीन पे और उसको कन्वर्ट कर देता है हिस्टामाइन, जो कि आप जानते हैं केमिकल है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। तो ये एंजाइम जो है ये लाइएज एंजाइम है, जो कि हिस्टिडीन डाइकार। अब इसमें देखिए हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, उसके अलावा जो ब्रेक डाउन कर रहा है किसी कंपाउंड की, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 31, हु प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एक्शन? कोशलैंड, एडवर्ड बकनर, ईमेल फिशर और जेबी समनर। तो आप जानते हैं कि ये ईमेल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल दिया, और जो कोशलैंड था इसने जो मॉडल दिया वो था इंड्यूस फिट मॉडल। ये इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल। जैसे इसको लॉक एंड की कहते हैं, इसको हैंड्स एंड ग्लव्स मॉडल कहते हैं, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रहा है। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए, द एंजाइम अमाइलेज लाइपेज प्रोटीएज बेस्ट डिस्क्राइब्स एज लाइगेज, लाइएज, हाइड्रोलेज और आइसोमेरेज। अब इस पे बहुत दफा हम डिस्कशन अभी कर चुके हैं कि ये हाइड्रोलेज एंजाइम है, सारे के सारे हाइड्रोलेजेस हैं। 33 क्वेश्चन पे आ जाए, एंजाइम्स दैट कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वुड बी एन एंजाइम इज लाइगेज, लाइएज, हाइड्रोलेज और आइसोमेरेज। तो आप यहां पर देखें, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं, तो ये एंजाइम जो होगा ये एंजाइम आइसोमेरेज है। या सिंपली हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक आप जानते हैं एल्डो शुगर है, और एक है फ्रुक्टोज, और ये एक कीटो शुगर है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एल्डो शुगर को कीटो शुगर के अंदर कन्वर्ट करने का, तो उसके लिए भी आंसर जो है वो आइसोमेरेज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द करेक्ट फॉर सबस्ट्रेट फॉर पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन रिस्पेक्टिवली? पेप्सिन ट्रिप्सिन के लिए सबस्ट्रेट क्या है? क्या सबस्ट्रेट लिपिड प्रोटीन है, या प्रोटीन प्रोटीन है, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड लिपिड है? तो आप जानते हैं कि दोनों के दोनों जो एंजाइम है वो प्रोटीएजेज एंजाइम है, जिसकी वजह से दोनों के लिए जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन ही है। तो करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा प्रोटीन प्रोटीन। 35, what is the correct for the pH environment for pepsin and trypsin respectively? तो रिस्पेक्टिवली वर्ड आया था तो आपने उसी सीक्वेंस के साथ बताना होता है, एसिड एसिड, बेसिक बेसिक, बेसिक एसिड और एसिडिक बेसिक। तो अब दोनों एंजाइम में आप देखें, पहला है पेप्सिन, तो पेप्सिन की पीएच कितनी होती है 2,
और ट्रिप्सिन की पीएच अबाउट 8 होती है। तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है एसिडिक एंड बेसिक। तो इस तरह से दोनों एंजाइम को पीएच जो है एक्सप्लेन हो गई। सबकी पीएच जो बुक में टेबल दिया वो आपने याद करना है। The active site is a rigid structure according to Koshland model, Koshland lock and key, induced fit model और emails Fisher lock and key। तो अब आपने बेस्ट ऑप्शन को इसमें चूज करना है जो है ईमेल फिशर लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल कोशलैंड ने दिया था। तो ये इसमें 37 का डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, 36 का। उसके बाद आइए 37 पे। बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डैश टेक प्लेस, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एक्टिव साइट, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और इनहिबिटर मॉलिक्यूल। कौन सी चीज इंक्रीज होती है जैसे एंजाइम इंक्रीज होते हैं? तो आप जानते हैं एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है, तो एक्टिव साइट इंक्रीज होती है, तो सबस्ट्रेट पे आते हैं, एक्टिव साइट पर अटैच होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका बीटा करेक्ट है। 38th क्वेश्चन है, the role of enzyme controlled reaction may increase with increase in temperature up to certain limit, up to minimum level, up to minimum level, maximum level, up to infinity level। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है दैट इंक्रीज अप टू सर्टेन लेवल, याद रखना है, अप टू सर्टेन लेवल तक इंक्रीज होता है और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वहां होता है जहां रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, at high substrate level further increase in substrate does not increase the rate of reaction because there is no enzymes, all the active sites of enzymes are occupied, there is no active site, all the active site of enzymes are free। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो ये है कि जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं अगर वो ऑक्युपाई हो चुकी हैं तो फिर मजीद सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जब तक एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होंगे उस वक्त तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। Question number 40. For most of the enzymes of human body, the optimum temperature is 37 degree, 37 Fahrenheit, 35 degree, 98.6 डिग्री। तो अब हमें फॉरेनहाइट आता तो 98.6 ले लेते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 37 डिग्री जो है ये हमें यहाँ पर चूज करना है, क्योंकि हम ह्यूमन को बॉडी टेम्परेचर 37, इसलिए जितने भी एंजाइम है वो इसी टेम्परेचर पे ऑप्टिमम पीएच पे टेम्परेचर पे काम करते हैं। The rate of reaction is directly proportional to the substrate available at high concentration of substrate, at low concentration of substrate, at low concentration of enzyme, और करेक्ट। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के लिए अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी सबस्ट्रेट बढ़ाने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कि वो लो होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट जो है वो लो है, तो सबस्ट्रेट लो होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक टाइप ऑफ द इनहिबिटर। बेसिक टाइप्स कौन कौन सी इनहिबिटर की? इरिवर्सिबल एंड कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल एंड कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। तो आप जानते हैं बेसिक टाइप ये दो हैं, इनमें इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल की आगे दो टाइप हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। 43 है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम इन ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट पाथ। अब आपने यहाँ ऑर्डर बताना है कि कौन सा ऑर्डर जो है इसमें करेक्ट ऑर्डर आपको मिल रहा है। इसमें देखें एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट, तो साथ रिलीज द प्रोडक्ट पहले लेवल पे हमने जाना है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दूसरा बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट। तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है ये नीचे से ऊपर की तरफ जब आप पढ़ेंगे यानी 4 3 2 1 ये आपको करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, यानी जो ऑप्शन है वो अल्फा में करेक्ट है। अब मैं इसको पढ़ता हूं, देखिए पहला है फोर्थ पढ़ें, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। पहले एक्टिव साइट के साथ जुड़ गए, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट जब वो बाइंड कर जाएगा दैट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और ये इंड्यूस फिट मॉडल बताता है कि वो उसमें एडजस्ट होगा। थर्ड जो होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी वो उस बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड जब टूट जाएगा तो साफ जाहिर है जो सबस्ट्रेट है इसका मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से पहला जो पढ़ रहा हूं, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड एंजाइम इज फ्री फ्रॉम वन एंड अदर। तो इस वजह से अल्फा ऑप्शन के अंदर जो सीक्वेंस है वो करेक्ट दिया हुआ है। 44. Competitive inhibitor stops an enzyme from working by changing the shape of the enzyme, merging with the substrate, instead blocking the active site of enzyme, combining with the product of the reaction। अब किस तरह से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो एंजाइम को काम करने से रोकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, आप जानते हैं कि ये एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ जाता है, और जब एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा तो वहां सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देगा, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। और ये एक रिवर्सिबल की टाइप है, इसका मतलब ये उसको छोड़ भी सकता है। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं वो एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा किस जगह जुड़ते हैं जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और वहां जो है वो अटैच होकर एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। 45. In the first step of glycolysis, hexokinases produced glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate itself can also bind to the hexokinase at the active site
blocking access to pH. This is an example of. अब देखें इसमें जो हमें फिनोमिना मिल रहा है वो कौन सा है, क्या एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, फीडबैक है, नॉन कॉम्पिटिटिव है या अनकॉम्पिटिटिव है? तो इसमें फीडबैक इनहिबिशन है। फीडबैक इनहिबिशन वो होती है जिसमें रिएक्शन की अपनी प्रोडक्ट, अब जैसे पहला स्टेप हुआ ग्लाइकोलाइसिस का, एक्सोकाइनेज ने क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खुद जाके उस रिएक्शन को रोक रहा है, यानी उसी एंजाइम को रोक रहा है, और ये इसी एंजाइम की प्रोडक्ट थी, तो इसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। 46 है which of the following enzyme class catalyze reaction in which two molecules are covalently connected to each other? अब देखिए दो मॉलिक्यूल आपस में कोवलेंटली अटैच थे, अब उनको आपस में अटैच करने में कौन से एंजाइम की क्लास काम कर रही है, क्या काइनेज है, लाइगेज है, आइसोमेरेज या लाइगेज? तो दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो लाइगेज एंजाइम है। तो ये क्लासिफिकेशन पे हमने डिटेल में बात कर ली इसकी। अब ये सवाल अगर यहां से कोई रिएक्शन दिखाया हो तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा एंजाइम की क्लास की बात हो रही है। 47. In case of feedback inhibition, the inhibitor is usually reactant, substrate, product और poison. अब अभी हमने इस पे बात की है कि जब फीडबैक होगा तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा वही इनहिबिटर के तौर पे काम करेगा। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दी हुई है, वहां भी इस चीज को शो किया हुआ है। 48th क्वेश्चन है, these electrophilic groups make covalent bond with in amino acid side chain. The irreversible inhibitor, competitive inhibitor, द रिवर्सिबल इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अब दो चीजें यहां पर आ गई। एक तो उसने कहा है कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है साइड चेन के साथ, तो कोवलेंट बॉन्ड मैंने भी आपको बताया कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये उसके साथ टाइटली बाउंड हो जाता है और उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो रिवर्सिबल होते हैं वो सिंपली या तो हाइड्रोजोफोबिक इंट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उनके दरमियान, वैंडरवॉल फोर्सेस होंगी या आयनिक बॉन्ड होगा, इसके अलावा कोवलेंट नहीं हो सकता। कोवलेंट सिर्फ इरिवर्सिबल के अंदर होना है। 49th क्वेश्चन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो अदर देन एक्टिव साइड जो है वो अटैच हुए हैं, तो जिस वजह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का उस पर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइड पे जुड़ना है, वो कहीं और जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एंजाइम पे इफेक्ट होगा। अल्फा इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू है, एट द सैचुरेशन पॉइंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उस पे क्या होता है, फर्दर इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, फर्दर इंक्रीज इन पीएच विल इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो अब यहां पर जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसके बाद फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, क्योंकि वहां एंजाइम मैक्सिमल ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है कि ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, सो नो मोर एक्टिव साइट्स अवेलेबल। तो उस दौरान आप सबस्ट्रेट आप जितने मर्जी बढ़ाते जाएं उससे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट डिस्कशन ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंजाइम, जो कि एमडीकैट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।